हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग रीड कर रहे थे और ऐसे 500 सीरीज हमारी चल रही थी। आज जो ऐसे हम रीड करने वाले हैं वो है 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है। इन सिंपल वर्ड्स बताऊं तो ऑडिटर कोई भी आइटम्स बैलेंस शीट का चेक कर रहा है, तो अगर वो उसके रिगार्डिंग किसी एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्मेशन लेता है उसके बैलेंस के रिगार्डिंग या फिर राइट ओनरशिप के रिगार्डिंग, जैसे कि डेटर का बैलेंस है। अब उसमें ऑडिटर को एक डेटर दिखा हो, सस्पिशियस लग रहा है, उसको लग रहा है वहां पे कुछ गड़बड़ है, उसके बैलेंस से बहुत ज्यादा अमाउंट से लिखा हुआ है या फिर कुछ भी उसको देख के लगा, तो जो डेटर होता है वो डेटर क्या होता है, आउटसाइडर होता है। तो उससे हम उसके बैलेंस की कंफर्मेशन ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और ये कंफर्मेशन जो प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंफर्मिंग पार्टी। तो ये ऐसे क्या बोलता है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स to the auditor from a third party, the confirming party in paper form or by electronic form or by other medium। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एविडेंस होता है कंफर्मिंग पार्टी से, पेपर फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, अदर मीडियम में हो सकता है। और इस थर्ड पार्टी को हम क्या बोलते हैं, कंफर्मिंग पार्टी। ठीक है, सेकंड ये बोलता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या होती है। तो अगर मैं एकदम सिंपल बताऊं आपको, सबसे पहले क्या होता है, ऑडिटर को देखना पड़ता है कि किस आइटम की उसको कंफर्मेशन लेनी है। सेकेंडली उसको देखना पड़ता है किससे लेनी है, पार्टी भी तो डिसाइड करनी पड़ती है किस पार्टी से लेनी है, कौन है जो अप्रोप्रिएट पार्टी है इस ट्रांजेक्शन की। ठीक है, थर्ड उसको ये देखना पड़ता है कि उसको जो अपनी कंफर्मेशन है उसको प्रॉपर डिजाइन करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मांग सकते हैं, उसको एक डिजाइन करनी पड़ती है प्रॉपर कंफर्मेशन को। एंड फोर्थ वो क्या करेगा, सेंड कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, डिटरमाइन द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिस्पॉन्ड। सेकेंडली सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। थर्ड बोलता है डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। एंड फोर्थ क्या हो गया, सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट व्हेन एप्लीकेबल टू द कंफर्मिंग पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजने के साथ में अगर फॉलो अप रिक्वेस्ट भी लगती है वहां पे, मतलब एक हम देखेंगे दो टाइप की कंफर्मेशन होती है। जो नेगेटिव कंफर्मेशन होती है उसमें जरूरी नहीं है कि हर बार आपको फॉलो अप मिले, तो जहां पर भी फॉलो अप एप्लीकेबल होता है तो फॉलो अप रिक्वेस्ट भी भेजेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंफर्मेशन जो होती है दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव कंफर्मेशन, एक होती है नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होती है कि जो ऑडिटर ने जो भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी है, अब वो जो थर्ड पार्टी है उससे चाहे वो एग्री होती है चाहे वो डिसएग्री होती है, उसको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। और मोर रिलायबल यही होती है, नेगेटिव कंफर्मेशन इतनी रिलायबल नहीं होती है। जहां पर हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन होते हैं, मोर रिस्क की होती है, वहां पे पॉजिटिव कंफर्मेशन को यूज किया जाता है। एंड नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या हो गई कि जहां पर थर्ड पार्टी अगर वो डिसएग्री होगी तभी वो उसको कंफर्म करेगी, अदरवाइज उसको वो कंफर्म नहीं करेगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कंफर्मेशन से लेस रिलायबल होता है, लेस परसुएसिव होता है। लेकिन जहां पर हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन नहीं है, लो वैल्यू के ट्रांजैक्शन और बहुत ही रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन है, ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं है कि सारी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को चेक कर सके, तो वहां पर अगर वो डिसएग्री है, उन्हीं को चेक करना चाहिए, तो वो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकता है। दो केस में ये यूज होती है, जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम होती है वहां पर इसका यूज होता है, और स्मॉल वैल्यू के ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं वहां पर ये यूज हो सकती है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज कर दे ऑडिटर को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेने से, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा। पहली बात तो मैनेजमेंट क्यों रिफ्यूज कर रहा है, इस पे ही डाउट हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट तभी रिफ्यूज करेगा जब उसको कुछ भी वहां पे डर लग रहा है कि फ्रॉड कमिट किया है, या फिर उसको लग रहा है कि एक्सटर्नल पार्टी से उसको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उस केस में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है ऑडिटर को, सबसे पहले वो इंक्वायरी करेगा रीजन फॉर रिफ्यूजल। ठीक है, और उसकी वैलिडिटी और रीजनेबलनेस को चेक करेगा, मतलब पहले वो देखेगा क्या रीजंस है जिसकी वजह से रिफ्यूज हुआ है। ठीक है, तो वो रीजन देखेगा किस वजह से रिफ्यूज किया है मैनेजमेंट ने, फिर उसकी रीजनेबलनेस और वैलिडिटी को चेक करेगा। ठीक है, अब ये जो रिफ्यूजल है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा किस पे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट में। मतलब कि अगर रिफ्यूज किया है तो वहां पर हो सकता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट की रिस्क ज्यादा हो, तो उसको वापस से देखना पड़ेगा। इसके साथ ही उसको अपनी ऑडिट की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को वापस से देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ ही उसको फ्रॉड की रिस्क है उसको भी इवेलुएट करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंडली बात यह आती है कि अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजल कर देता है एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्मेशन लेने से, तो ऑडिटर को ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अलावा कुछ प्रोसीजर्स लगाकर उसको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो चेक कर सके सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट।
If responses are not reliable, auditor shall evaluate the implication of risk of material misstatement, fraud risk and anti of audit procedure. सेम मैनेजमेंट वाला केस हो गया. ये क्या बोल रहा है, अगर जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो ऑडिटर को अगर रिलायबल नहीं लगता तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को वापस देखना पड़ेगा, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट देखनी पड़ेगी ऑडिट प्रोसीजर्स की, और थर्ड उसको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा के चेक करना पड़ेगा अदर, और उसको रिस्क ऑफ फ्रॉड है वो भी इवेलुएट करनी पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट ये आता है कि अगर रिस्पांस नहीं मिलता है, मतलब कि उसने थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भेजी लेकिन उसका रिस्पांस नहीं मिला, तो उस केस में वो क्या करेगा, तो ऑब्वियसली वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाकर चेक करने की कोशिश करेगा. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो हम पहले भी रीड कर चुके हैं, तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है वो इनडायरेक्ट ज्यादा रिलायबल होता है, रिटर्न एविडेंस होगा वो ओरल से ज्यादा रिलायबल होगा. तो यहाँ पर कुछ है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से ज्यादा, फोटोकॉपीड से ज्यादा जो ओरिजिनल एविडेंस है वो रिलायबल होगा. तो ये कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ पे. ठीक है. तो इसके साथ ही मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं. इसके साथ ही हमारा ये ऐसे कंप्लीट होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा. तो स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. ऑल द बेस्ट.